नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन पढ़ेंगे और उसकी जो मूल्यांकन की जो कुछ विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। जो पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन है वो कैसे होता है, मूल्यांकन की परिभाषा देखिए। पहले, वस्तु एवं घटनाओं की गणना या मापन करके उसकी विशेषताओं के आधार पर उसकी व्याख्या करना मूल्यांकन कहलाता है। अतः मापन के द्वारा प्राप्त ज्ञान अंगों की व्यवस्था करना या वर्णन करना मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, मापन में जो हमें अंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन में जो हम छात्रों की व्याख्या करते हैं, है ना, इन्हीं अंगों के आधार पर हम छात्रों की जो है छात्रों के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये मूल्यांकन होता है। ये रहा, देखो, मापन के द्वारा प्राप्त संख्या किसी अधिगम व्यवहार का अध्ययन करने के बाद उसकी व्याख्या करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है कि हमने अधिगम में बच्चा अभी तक कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त करी, कितना सीखा, है ना, क्या रह गया, ये सब जो है हम मूल्यांकन से पता लगाते हैं। मापन मापन होता है वस्तुओं एवं घटनाओं की गणनाओं के आधार पर अंक प्रदान करना। मूल्यांकन में हम अंक के आधार पर व्याख्या व्याख्या करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है गणनाओं के आधार पर हम अंक प्रदान कर रहे हैं, है ना। अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। जैसे बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि 120 से नीचे, 70 से नीचे, है ना, या 120 से ऊपर बच्चा प्रतिभाशाली है या थोड़ा कुशार्क बुद्धि है या थोड़ा कम बुद्धि है, मंद बुद्धि है ना। तो ये सब हम मापन से पता करते हैं। जब हम किसी व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसी उपलब्धि व अधिगम का अध्ययन करते हैं और फिर अंक प्रदान करते हैं, है ना, तो वो वह मापन कहलाता है। ठीक है। मूल्यांकन के प्रतिमान। अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। देखो, अधिगम के लिए आकलन, पहले थोड़ा सा जो है ना, आकलन के लिए पहले आकलन को जान लो थोड़ा सा कि आकलन होता क्या है। ठीक है, आकलन होता क्या है ये जान लो पहले कि आकलन क्या होता है। जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी के उचित अधिगम की जांच करता है वह आकलन कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, विद्यार्थियों की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी को एकत्रित करना आकलन कहलाता है। ठीक है। यहाँ आकलन में यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में या वास्तविक अर्थ में अभी तक क्या क्या सीखा। या सीधे तौर पे कह सकते हैं, आकलन बच्चे की सीखने की क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो आकलन होता है। ठीक है। अब आकलन से समझ लीजिए, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन होता क्या है। अधिगम से पहले या अधिगम की क्रिया के चलते चलते जब आकलन करते हैं ना किसी बच्चे का, तो वो अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मतलब अधिगम के लिए आकलन जो है सतत मूल्यांकन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, जैसे पिछली बार सीटेट में एक क्वेश्चन बना था कि सतत आकलन कौन सा, सतत मूल्यांकन कौन सा आकलन है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, है ना, या और भी एक्स्ट्रा था। तो इसमें जो है अधिगम के लिए आकलन, सतत मूल्यांकन कैसा आकलन है, अधिगम के लिए आकलन। मतलब कहने का मतलब है अधिगम से पहले या अधिगम की क्रिया के चलते चलते आकलन करना, है ना, बीच बीच में प्रश्न पूछना या उसका आकलन करना, जो मैंने भी बताया अभी आकलन के बारे में मैंने सब कुछ बताया अभी। तो मतलब अधिगम की क्रिया को शुरू करने से पहले या बीच बीच में आकलन करना अधिगम का आकलन कहलाता है। ओ सॉरी, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अब आइए अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन क्या होता है, अधिगम की क्रिया पूरी होने के बाद जब उसके व्यवहार या अधिगम से संबंधित मतलब अधिगम का अध्ययन या आकलन किया जाता है, तो वो होता है अधिगम का आकलन। ठीक है ना। अधिगम का आकलन क्या होता है, जब अधिगम की क्रिया समाप्त हो चुकी हो, हम पढ़ा चुके हों, उसके बाद उसके व्यवहार या अधिगम के अध्ययन का आकलन करना अधिगम का आकलन आकलन कहलाता है। अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, जब हम किसी कारण को जानने के लिए आकलन करते हैं, जैसे नैदानिक मूल्यांकन। तो नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के रूप में आकलन करना।
तो उसे जो है हम अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। जैसे बच्चे की किसी कठिनाई को जानना या बच्चे की किसी समझ को जानना, या सीधे तौर पे कहें तो बच्चे की जो है कमी को जानना, बच्चे की कमी को जानना अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है। जैसे पिछली बार सीटेट में एक क्वेश्चन भी बना था कि रजनी खाना बनाते समय बनाते बनाते हाथ पर उसका पानी लेकर उसे चख लेती है, तो वो क्या कर रही है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम के रूप में आकलन? तो वो था अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि अभी बताया जैसे कि अधिगम के लिए आकलन जो या तो अधिगम शुरू करने से पहले या क्रिया के चलते चलते जब आकलन किया जाए तो वो अधिगम के लिए आकलन होगा। और अधिगम का आकलन जब क्रिया समाप्त हो चुकी हो या अधिगम समाप्त हो चुका हो तब अधिगम का आकलन कहलाता है। और अधिगम के रूप में आकलन तब करते हैं जब हम किसी बच्चे की कमी या कठिनाई को जानना चाहते हैं, इसे नैदानिक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना कि छात्र ने अधिगम में अभी तक कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, कितना वो विकास के क्रम में आगे बढ़ा है, ठीक है ना, इसका पता करना। और छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। छात्रों के विकास को निरंतर गति देने से मतलब है बच्चा जो है विकास के क्रम में वो पीछे ना आए, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे, इसको बोलते हैं विकास को निरंतर गति देना। या आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, जब बालक सीख रहा हो या अधिगम की क्रिया चल रही हो तो समय समय पर अवलोकन द्वारा ना समय समय पर उसके व्यवहार में घटनाओं में सुधार करना, है ना, छात्रों के विकास को निरंतर गति देना होता है। छात्रों की योग्यताओं, कुशलता और रुचियों का पता लगाना। मतलब छात्रों की योग्यता, कुशलता, उसकी किस चीज में रुचि है, कितनी रुचि है और किस चीज में वह कुशल है ना, और कितना योग्य है, यह सब मूल्यांकन के द्वारा पता करते हैं। छात्रों का वर्गीकरण करना। छात्रों की कठिनाई, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना। छात्रों मतलब छात्र जो हैं बच्चे किस कठिनाई के कारण अधिगम में पिछड़ रहे हैं ना, और ऐसा क्या कारण है कि वे अधिगम में असफल हो रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को जानना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। इससे जो है शिक्षकों की कुशलता और सफलता का भी पता लगता है। ठीक है, शिक्षक अपनी कुशलता का भी पता और सफलता का भी पता लगा सकता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या मेरे किसी शिक्षण विधि में कोई कमी है या मुझे इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए। तो ये सब मूल्यांकन से होते हैं ना। अध्ययन व अध्यापन को प्रभावशाली बनाना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार से चलते हैं अब आगे। सतत मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन। अधिगम के अंत में व्यवहार का अंतिम रूप से मूल्यांकन करना, जिसमें व्यवहार की व्याख्या की जा सके, व्यापक मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन पर सीबीएसई ने 3 बातों पर जोर दिया है बालक के व्यापक मूल्यांकन में। बालक के संज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का। सॉरी, यहाँ क्रियात्मक पक्ष मिस हो गया ना, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो संज्ञानात्मक पक्ष में जो है मतलब व्यापक मूल्यांकन में जो है बच्चे का सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। यहाँ पे ना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ क्रियात्मक पक्ष था, ठीक है ना, इसे आप अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, क्रियात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष में हम क्या करते हैं, बच्चे के स्मृति स्तर को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, और ये सबसे निचले स्तर का जो है स्तर है, स्मृति स्तर, ठीक है। इसमें बच्चे को हम रटवाते हैं, मतलब चीज़ों की पहचान याद करवाते हैं इसमें बच्चे को, ठीक है। ये पहली दूसरी क्लास में ये स्तर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद की क्लासों में ये बहुत बेकार होता है। तो अब इसके बाद आता है बोध स्तर। बोध स्तर जो है हम भावात्मक पक्ष में प्रभावित करते हैं बच्चे का, ठीक है। बच्चे का जो बोध स्तर है वो हम भावात्मक पक्ष में प्रभावित करते हैं। इस स्तर पर मतलब क्या करते हैं, छात्रों के जो बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए है ना, उसको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करते हैं। मतलब एक शिक्षक जो है अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। इससे क्या होता है, बच्चे में सूझ, अर्थ, निर्माण, बोधन आदि क्रियाएं
जो है उसमें जो है विकसित होती है ना। इस स्तर पर जो है छात्र स्मरण किए गए, मतलब जो पिछले स्तर पर करा था, स्मृति किए गए तथ्यों का अर्थ समझने लगता है। जो उसने रट्टा मारा था ना, अब वो इस पर उसका अर्थ समझने लगता है और तथा भाव निकालने लगता है अपने आप, और उसकी व्याख्या करना सीख जाता है बच्चा। ये होता है बोध स्तर। और क्रियात्मक पक्ष में जो है बच्चे का चिंतन स्तर प्रभावित करते हैं, और यह सबसे उच्च स्तर है, ध्यान रखना, चिंतन स्तर। इससे क्या है, बच्चे की जो है स्मृति और बोध दोनों स्तर शामिल होते हैं इसमें। और ये जो सोच होती है यहाँ पे बच्चे की जो है ना एक वैज्ञानिक सोच हो जाती है, वैज्ञानिक सोच, जिसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है बच्चा सृजनात्मक चिंतन का सहारा लेते हुए किसी भी समस्या को हल करता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली तरफ। ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष उसके परिवेश की पहचान व नाम दोहराने की प्रक्रिया है, या दोहराने को सिखाना ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की प्रक्रिया क्या सोपान, इसके 6 चरण हैं। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसके 6 चरण हैं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है, ज्ञानात्मक पक्ष की प्रक्रिया का जो पहला सोपान है ज्ञान, इसमें क्या है, बच्चे को पहचान कराई जाती है, स्मरण कराया जाता है। ठीक है, और बोध में बच्चे को जो उदाहरण देना सिखाया जाता है, उदाहरण देना, ठीक है ना, किसी चीज का उदाहरण देना या वर्गीकरण करना सिखाया जाता है। ठीक है, प्रयोग में जो है बच्चा प्रदर्शित करता है चीजों को पूर्व कथन के साथ जोड़कर। विश्लेषण में बच्चा तुलना करना, आलोचनात्मक चिंतन कह सकते हैं ना, विश्लेषण में आलोचनात्मक चिंतन करता है, उसके गुण और दोषों की पहचान करके। संश्लेषण में क्या करता है, बच्चा तर्क देना शुरू कर देता है, या तर्क वितर्क शुरू हो जाता है बच्चे का। और मूल्यांकन होता है निश्चित करना, निर्णय ले लेना, अब वो निर्णय लेना सीख चुका। ठीक है, भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के बाद शिक्षक भावात्मक पक्ष को प्रभावित करें कि बालक में दया, करुणा, ममता आदि, मतलब जो भी संवेग है ना, इसमें बालक कितना परिपक्व हुआ और इसमें कितना निपुण हुआ, इसका मूल्यांकन करना भावात्मक पक्ष कहलाता है। इसके 5 चरण हैं। भावात्मक पक्ष की प्रक्रिया के जो है 5 सोपान है। एक है ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, विशेषीकरण। ठीक है, इसमें जो है ध्यान देने से मतलब है प्रश्न पूछना, अभिप्रेरित करना, और अनुक्रिया से अभ्यास कराना, अभ्यास कराते कराते बीच में बच्चे की मदद करना, अनुक्रिया। आकलन से है बच्चे में अभिरुचि पैदा करना, अभिरुचि में वृद्धि उत्पन्न करना। संगठन से है बच्चा पुरानी जानकारी को नई जानकारी में जोड़ना, संगठन होता है। ठीक है, और विशेषीकरण में पुष्टिकरण कर देता है बच्चा। ठीक, अब चलते हैं क्रियात्मक पक्ष की तरफ। क्रियात्मक पक्ष, सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग समाज के परिवेश में नहीं बल्कि कक्षा के परिवेश में किया गया है। ध्यान रखना, सांस्कृतिक शब्द का जो प्रयोग है वो समाज में ना होकर कक्षा के परिवेश में किया गया है। कक्षा में विद्यालय वातावरण में गतिविधियों के आधार पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं, इसमें बालक ने अपनी स्वाभाविकता कितनी रखी, कहाँ तक रखी, और वह अपने आप को इसमें कितना शामिल कर पाया, इसका मूल्यांकन करना। जैसे बालक ने खेल के माध्यम से अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन किया। ठीक है, ये होती है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में जो बच्चा करके सीखता है ना, अपने अंगों को चला के, मतलब क्रिया करके सीखता है। तो क्रियात्मक पक्ष के जो सोपान है वो है सहज अंग संचालन। सबसे पहला जो है सहज अंग संचालन। इसमें क्या है, काटना, झटका देना, है ना, ये बच्चे को मतलब जो है ये सारे शरीर की क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं वे विकसित की जाती हैं। आधारभूत अंग संचालन, इसमें क्या होता है, बालक को उछलना, कूदना, दौड़ना, पकड़ना क्षमता, मतलब वो पकड़ना, इनकी क्षमता विकसित कराई जाती है। और शारीरिक योग्यता में बालकों की क्षमता को बढ़ाया जाता है कि व्यवहार कैसा करें, अपने व्यवहार का प्रयोग अनुप्रयोग करना सिखाया जाता है। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को ध्यान से
सॉरी, विषय वस्तु को ध्यान से उसके गुणों दोषों के आधार पर देखना सिखाया जाता है ना, ताकि बच्चा सुनकर सूंघकर वस्तु की पहचान करना सीख जाए। कौशल कौशल युक्त अंग संचालन, जैसा नाम से ही मालूम है, नाम हो रहा है कि नृत्य सिखाना, तैरना सिखाना, निशाना लगाना सिखाना आदि, मतलब इस तरह के कौशल सिखाना कौशल युक्त अंग संचालन होता है। सांकेतिक संप्रेक्षण, संप्रेक्षण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है ना। तो विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं, लेकिन यहाँ सांकेतिक संप्रेक्षण सिखाना, सांकेतिक मतलब बिना बोले, जैसे किसी की नकल उतारना, मुस्कुराना, किसी को चिढ़ाना, ये सब जो है सांकेतिक संप्रेक्षण है, और ये बालक को सिखाने, एक शिक्षक को सिखाने चाहिए। अब चलते हैं हम सतत व व्यापक मूल्यांकन की विधियों की तरफ। इसकी पहली विधि है साक्षात्कार विधि। इस विधि में जो है शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं। कहने का मतलब है शिक्षक के द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बालक के व्यवहार का, क्रियाओं का, अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। और फिर जो बच्चा जो है अपने व्यवहार के द्वारा और अवधारणाओं के द्वारा बालक जो है इसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के बाद व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इसमें जो है शिक्षक जो है बच्चे से आमने सामने होकर ठीक प्रश्न करता है, और अधिगम के दौरान करता है, कि अधिगम के चलते चलते प्रश्न करता है, ठीक है ना। इसमें जो है शिक्षक के द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बालक के व्यवहार का, क्रियाओं का, अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का, अवधारणाओं का प्रश्न पूछते हैं। फिर बालक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बाद व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इसको बोलते हैं साक्षात्कार विधि, ठीक है। शिक्षक के द्वारा छात्रों के अधिगम की क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है इस विधि में। चलते हैं अगली विधि में, प्रश्नोत्तर विधि। इसमें छात्र के व्यवहार का मूल्यांकन प्रश्न पूछकर किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में जब शिक्षक शिक्षण करते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता है, तो इसका उद्देश्य बालकों को चिंतनशील व क्रियाशील बनाना होता है ना, ठीक है। जब क्योंकि इस विधि में जब छात्र से शिक्षक प्रश्न पूछता है, तो छात्र पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए अपनी सृजनात्मकता के द्वारा इसका उत्तर देने की कोशिश करता है। तो और इसी के माध्यम से शिक्षक जो है बच्चे का मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि से जो है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब चलते हैं पोर्टफोलियो। और जो पोर्टफोलियो है, इसमें हम किस किस चीज़ का विवरण रखते हैं, जैसे कक्षा में प्रदर्शन का विवरण, शिक्षण के दौरान पाठ्य सहगामी क्रिया जो होती है, बालक इसमें कितना भाग लेता है, इसका विवरण, वर्ष भर बालक का स्वरूप और स्वास्थ्य कैसा रहा, कक्षा में निर्धारण समय पर कितनी बार आया, कितने दिन लेट हुआ, कक्षा में उपस्थिति का विवरण, बालक के मानसिक स्वास्थ्य का विवरण, इन सभी क्रियाओं के आधार पर जो है पोर्टफोलियो का विवरण तैयार किया जाता है। अब चलते हैं निरीक्षण विधि की तरफ। निरीक्षण विधि, इसमें क्या है, एक शिक्षक छात्र के व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके गुण दोष के आधार पर व्यवहार की व्याख्या करता है। इसी व्याख्या के माध्यम से शिक्षक छात्र में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए और उसका व्यवहार किस प्रकार का है, इसकी जांच करता है, ठीक है ना। और ये जो निरीक्षण है, ये निरीक्षण जो है एक प्रकार का अवलोकन ही है ना। क्योंकि जब हम किसी घटना या परिस्थिति को गुण दोष के आधार पर देखते हैं, तो वह अवलोकन कहलाता है, ठीक है ना। अवलोकन का दूसरा नाम ही निरीक्षण है। अब चलते हैं अगली विधि पर, आवधि परीक्षा विधि। इसमें जो है समय समय पर सीबीएसई ने जो है FA1, FA2, FA3 क्रमिक परीक्षा से बालक को उचित दिशा प्रदान की है। ये होता है आवधि परीक्षा विधि। वार्षिक परीक्षा विधि, सीबीएसई के अनुसार वार्षिक परीक्षा के क्रम में बालक के व्यवहार का व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैंने बताया व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो सभी पक्षों का होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ठीक है ना।
ये देखो ज्ञानात्मक पक्ष। तो इसमें क्या करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष में मतलब जैसे वर्ष भर में बालक ने अपने परिवेश की वस्तुओं के बारे में कितनी समझ विकसित की, इसके मतलब इसके बारे में वर्ष के अंत में अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। तो ये होता है संज्ञानात्मक समझ को प्रभावित करना, ठीक है ना। और इसके बाद आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में बच्चे में मतलब कितना परिवर्तन हुआ विभिन्न प्रकार के कौशलों में, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, परस्पर सहयोग जैसे कौशलों का कितना विकास हुआ। अगला है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में बालक ने जो है वर्ष भर गतिविधियों के माध्यम से कितना सीखा, अर्थात उसने अपनी सहभागिता गतिविधियों के माध्यम से कितनी रखी, कितना व्यवहार में उसने कितना परिवर्तन किया। ये जो है सब साल के अंत में व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है, ठीक है ना। इन तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना ही वार्षिक परीक्षा विधि या व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब चलते हैं दत्त कार्य विधि या गृह कार्य विधि। इसमें जब शिक्षक गृह कार्य के रूप में छात्र को कोई समस्या समाधान करने के लिए देता है तो वह उसे अपनी वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहारिकता में उसका समाधान करने का प्रयास करता है, तो वह ज्ञान स्थायी व सार्थक होता है। कहने का मतलब है जब शिक्षक बच्चे को छात्र को कोई घर के लिए होमवर्क देता है तो छात्र उसे अपनी वास्तविक परिस्थिति में, है ना, वहाँ पे उसे किसी चीज़ का डर भय नहीं होता, वो अपनी वास्तविक परिस्थिति में अपना पूरा संज्ञानात्मक और व्यवहार अपना पूरा ज्ञान लगा के तब उस समस्या को हल करने की कोशिश करता है ना। तो जब वो इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है संज्ञानात्मक ज्ञान के माध्यम से, तो वह ज्ञान स्थायी व सार्थक होता है, ठीक है ना। और दत्त कार्य विधि या गृह कार्य विधि का जो उद्देश्य होता है वो बालक को अधिगम का अनुभव का विस्तार व बालक में स्वाध्याय स्वयं से सीखने का विकास करना है। इससे बालक स्वतंत्र ढंग से सीखता है, ठीक है ना। गृह कार्य से बालक स्वतंत्र ढंग से सीखता है। इससे बालक में अनुभव की प्राप्ति होती है, जो अनुभव के आधार पर सीखा जाता है वह प्रभावशाली होता है, ठीक है ना। दत्त कार्य विधि में या गृह कार्य विधि में बालक अनुभव की प्राप्ति होती है और अनुभव के आधार पर जो सीखा जाता है वह प्रभावशाली होता है। क्विज या प्रतियोगिता विधि। इसमें शिक्षक बालकों का वर्गीकरण करते हैं और उन्हें 2 या अधिक समूह में बांट देते हैं, फिर उनसे आपस में प्रतियोगिता कराते हैं और शिक्षक बीच बीच में ध्यान देता रहता है कि बालक किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे छात्रों की चिंतन प्रक्रिया कितनी जागृत है या कितनी क्रियाशील हुई है। जो छात्र प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं वह किन किन व्यवहारिक पहलुओं को शामिल करके बता रहे हैं, इन सब का शिक्षक को अवलोकन करके उनके व्यवहार की व्याख्या करना ही मूल्यांकन की प्रतियोगिता विधि कहलाता है। इसमें क्या है ना, शिक्षक जो है बच्चों के 2 ग्रुप बांट देता है, ठीक है ना। इसमें शिक्षक खुद प्रश्न नहीं करता है, उसे शिक्षक बस उसे एक टॉपिक दे देता है छात्रों को कि इस टॉपिक पर आपस में बात करें और एक दूसरे से प्रश्न करें। तो छात्र जो हैं आपस में ही एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और वे किस तरह के प्रश्न कर रहे हैं और किस तरह से उसका उत्तर दे रहे हैं, क्या क्या उसमें शामिल कर रहे हैं, है ना। ये होती है क्विज या प्रतियोगिता विधि। इस विधि से जो है बच्चों में सहयोग और प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी अगली विधि, लास्ट विधि की तरफ। चेकलिस्ट विधि। यह महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न व उत्तर होना चाहिए, जैसे क्या आपको पढ़ते समय नींद आती है, इसमें निश्चित उत्तर है हाँ या ना, है ना। तो हाँ ना या में उत्तर देते हैं, तो इस उत्तर के माध्यम से व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या करते हैं, वह मूल्यांकन की चेकलिस्ट विधि कहलाती है। तो ध्यान रखना, चेकलिस्ट विधि में क्या होता है, एक निश्चित प्रश्न और निश्चित ही उत्तर होता है। इसमें उत्तर जो हाँ या ना में दिया जाता है ना, बस क्या जैसे क्या आपको पढ़ते समय नींद आती है, हाँ या ना में उत्तर दिया, तो ये कौन सी विधि में होता है, चेकलिस्ट विधि में, ठीक है। सॉरी अभी 2 विधि हो रहे हैं। ब्राह्मण विधि। इसमें जो है अवलोकन, प्रत्यक्ष अनुभव वास्तविक परिवेश में अधिगम सक्रिय अधिगम में किया जाता है। इसमें जो है शिक्षक जब छात्र का अवलोकन करता है तो प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार करता है ना, वास्तविक परिस्थिति में करता है कि और सक्रिय अधिगम में, क्योंकि बच्चा जो है जब भ्रमण के दौरान जाता है ना, तो वो भी खुद वास्तविक परिवेश में होता है, ठीक है। कहानी विधि। इसमें बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण किया जा सकता है।
बच्चे में जो है कल्पना व जिज्ञासा का विकास किया जा सकता है। रुचि के आधार पर शिक्षण दिया जाता है कहानी विधि में। क्रियात्मक शिक्षण विधि, ब्राह्मण विधि के बाद क्रियात्मक शिक्षण विधि ही प्रभावशाली है। यानी सबसे ज्यादा पर्यावरण शिक्षण में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली विधि है वो कौन सी है? वो है ब्राह्मण विधि। सबसे ज्यादा प्रभावशाली है ब्राह्मण विधि, और इसके बाद है क्रियात्मक विधि। ध्यान रखना, क्रियात्मक विधि बाद में है, पहले ब्राह्मण विधि प्रभावशाली है। और क्रियात्मक शिक्षण विधि में जो है इसमें गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। इसमें जो है सक्रिय अधिगम है, बच्चे जो है स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अन्वेषण खोज ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि, इसमें बालकों को सुसंगत, व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से सोचने का विकास होता है, और बालकों में वैज्ञानिकता का विकास होता है। यानी वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ना, या इससे बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, और अन्वेषण एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है ना तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।